बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 249 और हम कर रहे हैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सो नाउ दिस इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे हुआ, सोशल चेंजेस क्या है यूरोप में, एंड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड वी आर डूइंग इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली. So the page number of this chapter is 25. So you can just open page 25 from your NCERT textbook of history. So socialism in Europe and the Russian Revolution. So सबसे पहला टॉपिक है the age of social change. So इससे पहले वाले जो चैप्टर आपने पढ़े हैं वो था powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. So इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि फ्रीडम और इक्वालिटी की जो आइडियाज़ थी किस तरह से सर्कुलेट हुई पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, अब आप पढ़ोगे कि पूरे यूरोप के अंदर ये पावरफुल आइडियाज़ कैसे फैली। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चालू हुआ था तब मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा चेंज, बदलाव लेके आया पूरी सोसाइटी के अंदर। आपने पहले पढ़ा है कि 18th सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी थी वो बहुत सारे एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी, और जो एरिस्टोक्रेसी था, चर्च था, जो कि इकोनॉमिक और सोशल पावर था उसको कंट्रोल करता था। पर अचानक से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अब लगा सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया के काफ़ी हिस्सों में इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू डिस्कस्ड। सो अब डिस्कशन होने लगा कि भाई अब क्या, ठीक है, अब लोगों के अधिकार का क्या, सोशल पावर अब किसके हाथ में जाएगा, वैसा डिस्कस होने लगा। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंस की बात की और हर कोई डिबेट करने लगा कि अब रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में क्या होगा। कॉलोनीज डेवलप हुई और सोशल चेंज आया बहुत बड़ा यूरोप में। सो यूरोप में चेंज कब आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इवन दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस हुआ। राजा राम मोहन रॉय ने, डेरोजियो, इंडिया में भी डिस्कस होने लगा। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले आपको पता है एस्टेट्स में डिवाइड होती थी यूरोपियन सोसाइटी और सबसे ऊंचा एरिस्टोक्रेसी और चर्च था। सो क्या चेंजेस आए अब हर कोई यूरोप में नहीं, वो हर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा था। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में हर कोई बदलाव नहीं चाहता था, हर किसी का रिस्पॉन्स अलग था। कईयों को ये चेंज ज़रूरी लग रहा था और कईयों को ऐसा लग रहा था कि भाई ये सोसाइटी वापस रिस्ट्रक्चर होएगी, मतलब कुछ बदलाव बड़े आएंगे। कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे। अब इनका मतलब क्या है? मतलब उस समय इन तीन शब्दों का, ये बात किसकी हो रही है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोपियन सोसाइटी की बात हो रही है। हमें पता, मतलब कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स की सोच अलग अलग थी, इन तीनों की सोच अलग थी। क्या थी ये लोग? हम अभी इसकी तरफ देखेंगे कि 19th सेंचुरी में पॉलिटिक्स क्या थी और कैसे चेंज हुआ उनका इन्फ्लुएंस। फिर हम फोकस करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट पे जहाँ पे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। रशिया के रिवॉल्यूशन से सोशलिज्म जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल आइडिया बन गया, जिसको हम सोसाइटी से शेप कर सकते, सोसाइटी को शेप कर सकते हैं। सोशलिज्म मतलब सामाजिक बदलाव, ठीक है। अब ये सोच आई लोगों के दिमाग में कि अब सामाजिक बदलाव लाना है, ठीक है।
अब बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे आ जाते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। सो पेज 25 पे, सो वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स चाहते थे कि समाज बदले, मतलब पुराने रीति रिवाज नहीं चलने चाहिए, समाज बदले। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स चाहते थे कि ऐसा देश बने जिसमें सारी रिलीजियंस का स्थान हो, सब रिलीजियंस को टॉलरेट किया जाए। सो लिबरल्स चाहते थे ऐसा देश। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली, अभी आपको पता होगा जो यूरोपियन स्टेट्स थे इस समय, वो लोग यूरोपियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता था। ये है पेज नंबर 25। अब देखते हैं 26। फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। सो मतलब कभी किसी रिलीजन को ऊपर मानते थे, कभी किसी रिलीजन को ऊपर मानते थे। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। जो ब्रिटेन था, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं आज, यूके, उसने मतलब वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और स्पेन के चर्च को फेवर करता था। फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चर्च को फेवर करता था ब्रिटेन, और ऑस्ट्रिया और स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। ठीक है। सो मतलब यूरोपियन नेशंस में बहुत ज़्यादा रिलीजन को लेके बहुत मतभेद था। अभी यूरोपियन नेशन में आता कौन कौन है? तो यूरोप के अंदर टोटल 44 कंट्रीज हैं। अगर आप आज की बात करो तो ऑब्वियसली तब भी थी, तब मतलब आज हमने एक डिवीजन किया हुआ है। यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज हैं। सो उनमें रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ग्रीस, स्वीडन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, स्विट्जरलैंड। सो टोटल ऐसे करके वगैरह वगैरह 44 कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर। सो आप इसीलिए हम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अभी हम यूरोपियन नेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूरोपियन नेशंस क्या मतलब पूरा यूरोप, और फिर हम रशिया पढ़ रहे हैं। रशिया यूरोप के अंदर कंट्री है। मतलब यूरोप के एक देश फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हो चुका था, जो तानाशाही थी वो जा चुकी थी। मतलब फ्रांस के अंदर भाई इवन जर्मनी भी आपने पढ़ा, फ्रांस पढ़ा। ठीक है। तो यूरोप के जो अलग अलग नेशंस हैं उसमें अभी रिवॉल्यूशन हो रहा था, वहाँ के लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे। अब हम इस चैप्टर के अंदर हम ओवरऑल पहले यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था कि पूरी दुनिया ने उससे सबक लिया। मतलब पूरी दुनिया, राजा राम मोहन रॉय, बड़ी बड़ी हस्तियां इससे प्रभावित हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, लोगों की हिम्मत देख के। सो इवन उनके जो खुद की कंट्रीज हैं यूरोप की, सो फ्रांस को देख के रशिया ने भी बहुत प्रेरणा ली। सो यही हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में भी। सो उससे पहले हम यूरोप के सोशलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में हमने पढ़ा इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो हमेशा रिलीजन को लेके भेदभाव रहता है। यूरोप की ही एक कंट्री जिसका नाम ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड के चर्च को फेवर करती है, मतलब इंग्लैंड के चर्च को मेन मानती है। जबकि यूरोप की ही दो देश ऑस्ट्रिया और स्पेन, वो कैथोलिक चर्च को मानते हैं। ठीक है। अच्छा, सो मतलब यूरोप में भेदभाव रहा है रिलीजन के नाम पे। पर जो लिबरल्स थे, लिबरल्स चाहते थे कि रिलीजन के नाम पे बिल्कुल भेदभाव ना हो। जो लिबरल्स थे वो एक ऐसा देश चाहते थे जो कि रिलीजन मुक्त हो, रिलीजन के नाम पे भेदभाव ना हो। दूसरी डेफिनेशन है लिबरल्स की। Liberals also opposed the uncontrolled power of the dynastic rulers. They wanted to safeguard the right of individuals against government. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. However, they were not democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. अब लिबरल्स, ठीक है। सो लिबरल्स क्या सोचते थे
सो हमने आगे वाले पेज पे पेज 25 पे पढ़ा कि लिबरल्स जो थे वो भेदभाव नहीं, उनको भेदभाव नहीं अच्छा लगता था। और दूसरा लिबरल्स जो लिबरल्स थे, लिबरल्स को डायनेस्टिक रूलर्स का पावर भी नहीं समझ आता था। मतलब जो भाई रूलर्स रूल ना करें, वो चाहते थे कि इंडिविजुअल की राइट गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट इंडिविजुअल की राइट को सेफगार्ड उससे बचाना चाहते थे। मतलब गवर्नमेंट इंडिविजुअल की राइट पे हमला ना करे। वो चाहते थे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने और वो लॉज को फॉलो करे, और एक जुडिशरी होनी चाहिए, और रूलर्स ऑफिशियल्स उनके अलग होने चाहिए। पर ये लोग डेमोक्रेसी में नहीं मानते थे। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। मतलब ये लोग चाहते थे लोगों की राइट्स बची रहें। ये लोग चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, और वेल ट्रेड जुडिशरी हो, रूलर्स और ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो। डेमोक्रेट्स नहीं थे पर ये लोग। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं मानते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग में नहीं मानते थे कि भाई 18 साल के बाद नहीं सबको वोटिंग राइट मिलता है। वो उनमें नहीं मानते थे। वो क्या मानते थे? वो मानते थे दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो मानते थे कि जो आदमी है, मतलब जिस आदमी के पास मिल्कत है ना, जो आदमी के पास प्रॉपर्टी है, वही वोटिंग करे। मतलब आदमियों में भी वो आदमी जो पैसे वाला हो, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसी को ही वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमन। और ये लोग वुमन का वोट भी, मतलब वुमन वोट करे वो भी नहीं। सो लिबरल्स के बारे में आप समझ गए। लिबरल्स के बारे में हमने 6-7 पॉइंटें देखी। वो लोग डिस्क्रिमिनेशन उनको पसंद नहीं था रिलीजन के नाम पे। वो लोग डेमोक्रेट, वो लोग तानाशाही उनको समझ नहीं आती। तानाशाही मतलब वो गवर्नमेंट ने वो नहीं समझ आती थी भाई, राजाशाही नहीं समझ आती थी कि राजा चलाए। वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे। और वो लोग चाहते थे कि राइट टू वोट सिर्फ प्रॉपर्टी वाले आदमियों को मिले और औरतों को बिल्कुल ना मिले। ठीक है। सो ये सब इनके विचार थे। ये लोग तो भी डेमोक्रेटिक सरकार नहीं चाहते थे। ये लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे। मतलब लिबरल्स की सोच कुछ हद तक सही भी थी और कुछ हद तक गलत भी थी। सो ये लिबरल्स की सोच थी। नेक्स्ट है रेडिकल्स की सोच। रेडिकल्स क्या थे? सो रेडिकल्स, हमने देखो पहले लिबरल का सारा पढ़ लिया, अब रेडिकल। सो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब रेडिकल्स ऐसी सरकार चाहते थे जो कि रेडिकल्स ऐसी सरकार चाहते थे कि जो हमारे उनके देश की जो मेजॉरिटी है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट चाहते थे। और ये लोग औरतों के मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे। दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट। सफ्रेजेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? वो मूवमेंट, वो आंदोलन जिसमें औरतों के राइट टू वोट के लिए लड़ा गया हो। राइट टू वोट मतलब कि वोट देने का अधिकार है, उसके लिए लड़ा गया हो, उसे सफ्रेजेट मूवमेंट कहते हैं। Unlike liberals, they opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners. So liberals मतलब liberals की तरह, unlike liberals मतलब वो liberals की जैसे सोच नहीं रखते थे। वो उनको ग्रेट लैंड ओनर्स के प्रिविलेजेस को अपोज करते थे, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के प्रिविलेजेस को भी अपोज करते थे। मतलब लिबरल्स को जो ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको सपोर्ट करते थे। कौन? लिबरल्स। पर रेडिकल्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू। उन्हें ऐसा नहीं अच्छा लगता था रेडिकल्स को कि प्रॉपर्टी कुछ लोगों के पास हो, कुछ लोगों के पास नहीं हो। वो चाहते थे प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सब में। ठीक है। सो ये थे रेडिकल्स। देखो सबकी सोच में कुछ ना कुछ खामियां हैं। जैसे लिबरल्स है, लिबरल्स की सोच वैसे सही है कि वो अपोज करते थे डायनेस्टिक रूलर को, और वो
लोगों की राइट्स को सेव करना चाहते थे, जुडिशरी चाहते थे, पर थोड़ा ये लोग डेमोक्रेट्स भी नहीं थे और औरतों के हक को भी नहीं समझते थे, जबकि रेडिकल्स औरतों के हक को समझते थे। रेडिकल्स उन्हें सपोर्ट करते थे और उन लोगों को प्रॉपर्टी वो चाहते थे, प्रॉपर्टी सब में इक्वली डिवाइडेड हो। अब कंजर्वेटिव्स तीसरे लोग, तीसरी सोच रखने वाले लोग। सो कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ठीक है, सो जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के खिलाफ थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। पर जब यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो कंजर्वेटिव्स का दिमाग भी खुला, इन लोगों ने अपने जो है विचार बदले। कंजर्वेटिव्स चेंज चाहते ही नहीं थे। कंजर्वेटिव्स को लगता था समाज जैसा है वैसा सही है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। पर 19वीं सेंचुरी तक उनको लगा कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। पर उनको लगा कि जो पास्ट है, जो हमारे पहले के लोग हैं, पहले की चीज़ें हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, फास्ट चेंज नहीं होना चाहिए। सो ये कंजर्वेटिव्स की सोच थी। सो कंजर्वेटिव्स चाहते थे चेंज धीरे धीरे हो। पहले तो वो चेंज चाहते ही नहीं थे, फिर जैसे उन्होंने देखा ज़माना बदल रहा है, उनको लगा धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से मतलब यूरोप में 3 तरह के लोग रहते थे, 3 तरह की सोच रखने वाले लोग रहते थे, रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स। तीनों के अलग अलग विचार, अपने अपने विचार। सो ये जो इतने सारी आइडियाज थी, मतलब आप देख सकते हो सबकी आइडिया, सोच का तरीका हर किसी का डिफरेंट था। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब समाज में बदलने की बात करी गई, जब ये बात की गई कि अब समाज में बदलाव आएगा, ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जब बात की गई कि समाज में बदलाव आएगा, तो जो बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की कि भाई रिवॉल्यूशन की, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की 19वीं सेंचुरी में, सो उससे हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज। तो ये जो सारी कोशिशें थी रिवॉल्यूशन की और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की 19वीं सेंचुरी में, उससे दोनों लिमिट्स और पोटेंशियल, मतलब लिमिट क्या सेट करनी है इन तीनों ग्रुप्स की, और इन तीनों ग्रुप्स का पोटेंशियल कैसे यूज करना है, ये सोचा गया। ठीक है, सो हमने अभी तक ये 3 ग्रुप कौन से हैं हमने पढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब बदलाव आने लगा, बदलाव आया सोसाइटी में। बदलाव के बाद 3 ग्रुप्स आए, तीनों की सोचें बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सोच इतनी डिफरेंट थी तो बहुत ज़्यादा मतभेद रहता था। ठीक है, सो अब हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। सो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, मतलब ये जो आपने पढ़ा, ये नया समय दिखा रहा था। अब दिख रहा था कि किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होंगे। ये समय था जब नई सिटीज आगे आई और नया इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हुआ, रेलवे एक्सपांड हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि मतलब सोसाइटी में बदलाव आया, रिवॉल्यूशन हुआ, सोसाइटी में बदलाव आया तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। ठीक है, नई सिटीज आगे आई, नई सिटीज बनी, नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स बने, रेलवेज बनी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज बढ़ी, सो मैन, वुमन और बच्चे फैक्ट्रीज में गए। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। लंबे लंबे समय तक काम लिया जाता था और सैलरीज बिल्कुल कम। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज common, particularly during times of low demand for industrial goods. So unemployment बहुत ज़्यादा था,
मतलब जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी उनके डिमांड भी लो थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स, रहने का, सफाई का प्रॉब्लम था। सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशंस टू दिस इश्यूज। तो जैसे जैसे टाउन्स और ये सब ग्रो हो रहे थे, सो लिबरल्स और रेडिकल्स ने इनके सॉल्यूशंस भी निकाल लिए, ठीक है, इन बातों के जवाब भी निकाल लिए। सो मतलब ये किसकी बात हो रही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब क्या हो रहा था यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। और ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो सब चीज़ें डेवलप होंगी, नौकरियां, सब कुछ होगा, ठीक है। सो क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही थी तो प्रॉब्लम्स भी आई, ऑब्वियसली कोई चीज़ होती है तो प्रॉब्लम भी आती है। तो इंडस्ट्रीज की वजह से मैन वुमन चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में आ गए काम करने, बहुत घंटों तक काम करते थे, पगार कम देते थे, लोगों में अभी भी बेरोजगारी थी। मतलब क्योंकि पहले शुरू में जो इंडस्ट्रीज से बनने वाली चीज़ें अभी उनकी डिमांड नहीं थी, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज आई थी तो लोगों को अभी इंडस्ट्रीज पे विश्वास नहीं था। रहने की तकलीफ थी, सफाई की तकलीफ थी। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने मिलके इनका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। जो लिबरल और रेडिकल थे वो चाहते थे समाज में बदलाव हो, उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। पेज नंबर 27। सो ये है आपका पेज नंबर 27 और इस पे आप एक पिक्चर देख सकते हो। सो दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? ये पिक्चर है एक किसी ने पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग हेनरी मेह्यू ने बनाई है, फ्रॉम हेनरी मेह्यू। यहाँ पे पुअर लोग दिखाए गए हैं, पुअर लोग हैं ये, लंदन के पुअर लोग दिखाए गए हैं, ठीक है। किस तरह से एक ही जगह सारे लोग रह रहे हैं, मतलब रहने की भी प्रॉब्लम थी, हमने पढ़ा ना, हाउसिंग की प्रॉब्लम। सो ये लंदन की तस्वीर है। सो ऑब्वियसली यूरोपियन नेशंस में जो है ये बदलाव आ रहा था, सोशल चेंज आ रहा था, इंडस्ट्रीज डेवलप होने की वजह से सब शहरों में आ गए थे, तो ऐसे शहरों में भीड़ लग गई थी। अब देखो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो लोगों की ही थी, मतलब कोई ऐसे था नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर लोगों ने इंडस्ट्री बनाई थी। सो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो खुद ही काफी बारी खुद ही प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे, वो खुद ही मालिक होते थे, काफी बारी ऐसा होता था। सो ये लोग कैसे पैसा बनाते थे, लिबरल्स और रेडिकल्स? ट्रेडिंग करके, इंडस्ट्रीज करके। तो उनको लगा कि और ये चीजें और उन चीजों को और बढ़ावा मिलना चाहिए, ट्रेडिंग को और इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा मिलना चाहिए। पर उनका मानना था कि जो अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग और हो और सबको फायदा मिले, तो जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो हेल्दी होने चाहिए, और सिटीजन्स जो हैं, हमारे जो लोग हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वो लोग मानते थे कि लोग हेल्दी और एजुकेटेड होने चाहिए। वो मतलब उनको जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो राजा का नियम था कि राजा का बेटा राजा बने, उनको इससे बहुत प्रॉब्लम थी। वो बर्थ से मिलने वाली राइट से इन लोगों को बहुत तकलीफ थी, लिबरल्स और रेडिकल्स को। वो मानते थे कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका हक मिले। वो कहते थे कि अगर इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को हम इंश्योर करें, भाई जो लोग हैं उनकी फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, अगर जो गरीब है वो काम कर रहा है और जिसके पास पैसा है वो काम ले रहा है बिना किसी उसको तकलीफ के, तो सोसाइटीज डेवलप होगी। मतलब गरीबों को काम दिया जाए और जिनके पास पैसा है वो ढंग से काम कराएं प्रॉब्लम दिए बिना, तो सोसाइटी डेवलप होगी।
Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. So मतलब जो और आदमी थे, औरत थे, जो चाहते थे इस दुनिया में बदलाव आए, सो वो लोग भी मतलब लिबरल और रेडिकल्स के साथ रिवोल्ट करने लगे. अब इन लोगों को नेशनलिस्ट कहा गया. ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स की तरह ये लोग भी बदलाव चाहते थे सोसाइटी के अंदर. Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. So ये सारे नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स ये रिवॉल्यूशन चाहते थे ताकि जैसी सरकार चल रही है यूरोप में 1815 में वो रुक जाए. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. So फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, मतलब यूरोप में जहाँ जहाँ मोनार्ची चल रही थी वहाँ वहाँ रिवॉल्यूशनरीज पैदा हो रहे थे. रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी. सो ये क्रांतिकारी क्या चाहते थे, इन मोनार्च को फेंक देना चाहते थे. मोनार्च का मतलब, मोनार्च वर्ड का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, मतलब वो राजा. ठीक है. सो नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट कुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव. सो नेशनलिस्ट थे. नेशनलिस्ट कौन होते हैं, देशभक्त. ठीक है. सो जो नेशनलिस्ट थे राष्ट्रवादी लोग थे. सो राष्ट्रवादी लोग किन चीज़ों की बातें करते थे, वो लोग रिवॉल्यूशंस की बातें करते थे. राष्ट्रवादी लोग क्रांति की बातें करते थे. वो कहते थे कि ऐसा नेशन बने, ऐसा देश बने जहां सारे सिटीजन्स. अभी पेज 28 पे. सो नेशनलिस्ट एक ऐसा देश चाहते थे, एक ऐसा राज्य चाहते थे जहां पे इक्वल राइट्स हो, हर किसी को समान अधिकार हो. आफ्टर 1815, 1815 के बाद गिउसेप्पी माज़िनी, एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स. सो अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के हम सारे देशों के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ इटली की भी बात आई है. सो यहाँ इटली में एक नेशनलिस्ट थे जिनका नाम था गिउसेप्पी माज़िनी. इनका आप इनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 1 में ही इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे. गिउसेप्पी माज़िनी. सो ये थे 1815 के बाद इन्होंने ऐसा ही कुछ इटली में अचीव करने की कोशिश की. मतलब गिउसेप्पी माज़िनी ने कोशिश की कि सबको इक्वल राइट्स मिलें. और इन्होंने किताबें भी लिखी, इनके बारे में लिखा गया. तो ये सब इंडिया के लोग, सब लोग इनके बारे में पढ़ते थे. सो गिउसेप्पी माज़िनी कौन थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जो कि इटली में इक्वल राइट्स चाहते थे. अब कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म का आना. ठीक है. सोशलिज्म मतलब सामाजिक बदलाव आने. यूरोप में सामाजिक बदलाव का आना. ठीक है. सो perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. अब सबसे जो इम्पोर्टेंट विजन था कि सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर हो, सोशलिज्म था. सो मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म जो था वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था. ठीक है. सो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे और उनको लगा अगर लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इसी से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जैसे भाई तुम हो तो तुम्हारे पास बहुत एकड़ जमीनें हैं और दूसरा फुल गरीब है. तो सोशलिस्ट को लगता था कि जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लोग ही सारी जड़ है सोसाइटी की. किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी होना, किसी के पास ना होना, ऐसा भेदभाव ना हो इस सोसाइटी में. Individuals owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of who made the property productive. अब क्यों सोशलिस्ट क्यों खिलाफ थे प्रॉपर्टी वालों के?
वो देखते थे कि जिनको प्रॉपर्टी है वो लोग नौकरियां तो दे रहे हैं, पर उनको खाली अपने फायदे की ही पड़ी है, उनको जो उनके यहाँ नौकरियां करते हैं उनका भला नहीं करना। तो अगर पूरी सोसाइटी साथ में हो जाएगी, वुड इफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, अगर सारी सोसाइटी साथ हो जाएगी और प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगी, तो मतलब अगर बहुत सारे लोग साथ में बिजनेस करेंगे तो लोग अब सोचने लगेंगे, समाज का सोचेंगे। तो सोशलिस्ट चाहते थे ऐसा ही हो, और वो इसलिए बदलाव चाहते थे। मतलब सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि जो जमीनें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो एक जने के हाथ में ना हो, वो बहुत जनों के हाथ में हो। क्यों? वो कहते थे कि एक जना होगा वो अपना फायदा सोचेगा, पर बहुत सारे लोग होंगे वो अपना भी सोचेंगे, दूसरों का भी सोचेंगे। ठीक है। So how could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? अब अगर प्रॉपर्टी ही नहीं होगी किसी के पास, तो वो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? और ये सोशलिस्ट सोसाइटी चाहते कैसी थे? जो सोशलिस्ट थे उनकी सोच कुछ अलग ही थी। वो क्या सोचते थे? दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव्स मतलब ग्रुप्स में चलाए जाते हैं और बहुत सारे लोग चलाते हैं, उसमें एक जने की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होती। तो सोशलिस्ट चाहते थे कि अगर हम समाज से भेदभाव हटाना चाहते हैं तो एक किसी अमीर के पास प्रॉपर्टी ना होके बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोग मिलके एक बिजनेस करें, जो फायदा हो वो समाज का फायदा हो। कोऑपरेटिव आप सुनते हो ना आज भी, कोऑपरेटिव की आइडिया। कोऑपरेटिव चाहते थे सोशलिस्ट। रॉबर्ट ओवन 1771-1858। रॉबर्ट ओवन a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. जो रॉबर्ट ओवन थे वो एक बहुत बड़े इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर थे, और वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मतलब जैसे ये बात कर रहे थे सोशलिस्ट, तो वैसे ही ये भी रॉबर्ट ओवन एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे, जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। कहाँ पे? यूएसए में। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. सारे जो समाजवादी लोग थे, सोशलिस्ट थे, उनका मानना था कि जो कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव्स एक जने की सोच से या किसी की सोच से नहीं बन सकती। कोऑपरेटिव्स में मतलब कोऑपरेटिव्स क्या होता है? बहुत सारे 100-200 बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते हैं और कोऑपरेटिव चलाते हैं। तो अगर इतने सारे लोगों को जोड़ना है और बड़े लेवल पे कोऑपरेटिव्स रन करनी है, तो सरकार को इसमें हाथ डालना पड़ेगा, सरकार को हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक 1813-1882 वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। फ्रांस में जो लुइस ब्लैंक थे, लुइस ब्लैंक वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे, और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस हैं, कैपिटलिस्ट मतलब जहाँ जो एक या दो लोग ये जो चलाते हैं इंडस्ट्रीज, उनको सपोर्ट ना, उनको रिप्लेस करे, मतलब उनको हटा के कोऑपरेटिव्स को दे दे वो। These cooperatives were to be associations of people who produce goods together and divide the profit according to the work done by members. अब यहाँ पे कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन आई, आप सबके मन में आ रहा होगा कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव, पर कोऑपरेटिव का मतलब है क्या? कोऑपरेटिव्स का मतलब है लोगों का एसोसिएशन, लोगों का ग्रुप जो कि चीजें बनाता है साथ में, और बेचने के बाद प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होता है, जिसने जितना काम किया उसके मुताबिक। ठीक है, आपने ज्यादा काम किया आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, उसने कम किया उसको कम मिलेगा। कंपेयर टू कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस में क्या होता था? कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस में लोगों में मतलब बंटता नहीं था काम, एक ही जने का फायदा होता था और काम करने वाले को थोड़ा ही मिलता था।
सोशलिस्ट चाहते थे अगर समाज में इक्वालिटी लानी है तो हमें ये वाला सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम चालू करना पड़ेगा। एक और थे कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच इंगल्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच इंगल्स added other ideas to this body of arguments. So कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच इंगल ने कुछ और भी, मतलब इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी सोचा। वो क्या बोलते हैं? मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मार्क्स क्या बोलते थे? मार्क्स बोलते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है। इंडस्ट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब एक ही जना चलाता है। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। द कंडीशंस ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज accumulated by private capitalist। कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच इंगल्स क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि जो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो ये इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब एक आदमी या एक जन चला रहा है या एक या दो जन चला रहे हैं। कैपिटलिस्ट मतलब एक या दो जन पैसे लगा रहा है और वही प्रॉफिट खा रहा है। पर अगर आप देखो तो ठीक है, उसने पैसे लगाए हैं, पर वो चलवा किससे रहा है? वर्करों से। उसकी फैक्ट्रीज में 100 लोग, 50 लोग या 1000 लोग काम करते हैं। तो जो फायदा होता है इतने सारे लोगों का काम करा के, वो उनको प्रॉफिट जब उसको बहुत सारा होता है तो वो प्रॉफिट अकेला खा जाता है। तो जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने ये जो थियोरी थी कोऑपरेटिव्स को, उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट भले पैसे लगाता है पर जब फायदा होता है तो वो लेबर्स को फायदा नहीं देता है, वो अकेला खा जाता है सारा फायदा। इसीलिए वर्करों की कंडीशन इंप्रूव ही नहीं होती। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कार्ल मार्क्स मानते थे कि भाई ये जो वर्कर्स हैं उनको ये जो कैपिटलिज्म का रूल है उसे बिल्कुल ना बोल देना चाहिए। मतलब सिंगल फैक्ट्री ओनर के पास तो उन्हें काम करना ही नहीं चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। मार्क्स क्या मानते थे? कार्ल मार्क्स मानते थे कि अगर ये वर्कर्स खुद को इन लोगों के शोषण से, इन फैक्ट्री वालों के शोषण से बचाना चाहते हैं तो इन वर्कर्स को एक रेडिकल सोसाइटी, एक सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा जहां पे सारी प्रॉपर्टी समाज कंट्रोल करे। मतलब कोऑपरेटिव जैसा ही हो गया कि वर्कर्स को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सोचनी चाहिए। हाँ, ऊपर कोऑपरेटिव नाम दिया गया पर कार्ल मार्क्स इस सोसाइटी को बोलते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो वो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि अगर वर्कर्स को खुद को शोषण से बचाना है, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, तो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल। सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड होगी। मतलब सारी प्रॉपर्टी कौन कंट्रोल करेगा? समाज, मतलब ये लोग। और इस सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी, मतलब समाज में बदलाव लाने के लिए अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। जैसे लुइस ब्लांक, रॉबर्ट ओवन, ये सब राय दे रहे थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कार्ल मार्क्स, फ्राइडरिच एंजल्स, ये लोग एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का बोल रहे थे। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब जो बिजनेस है वो समाज चलाए। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्ड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स सोचते थे कि वर्कर्स जो कैपिटलिस्ट के साथ उनका झगड़ा है उनमें वर्कर्स ही जीतेंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उनका मानना था ये जो वर्कर अगर चलाएंगे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो वो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होगी वो ही हमारी फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी होगी। ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर हेयर। सो आज हमने कवर किए पेज नंबर 20। हमने 25 से चालू किया था आज हमारा नया चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप। एंड फिर हमने
28 पे आज हम ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ी, देखो सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें है रशिया। इस चैप्टर के बारे में हम सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में क्या सामाजिक बदलाव आए। क्यों? क्योंकि यूरोप के ही एक हिस्से में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी के एक कंट्री में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उससे पूरे यूरोप में क्या बदलाव आया, यूरोप में क्या बदलाव आया उस टाइम। फिर हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। आज हमने यूरोप के बारे में पढ़ा, सोशल चेंज के बारे में पढ़ा, ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं था। फिर हमने यहाँ से चालू किया, हमने लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा कि 3 लोग थे यूरोप के समाज में, 3 तरह के ग्रुप्स थे। लिबरल्स की सोच अच्छी थी थोड़ी, और रेडिकल्स की सोच भी अच्छी थी, कंजर्वेटिव्स बदलाव नहीं चाहते थे। फिर हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, इंडस्ट्रीज भी हुई, पर प्रॉब्लम्स आई बहुत। फिर हमने पढ़ा कि लोग जो रेडिकल्स थे वो मानते थे, लिबरल्स रेडिकल्स, की अगर लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे तो फ़ायदा होगा। फिर लिबरल्स रेडिकल्स थे, वो रिवॉल्यूशन चाहते थे, वो चाहते थे कि ख़त्म हो, पुट टू एंड टू द काइंड ऑफ एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815। फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया में रिवॉल्यूशनरीज पैदा हुए, ठीक है, ताकि मोनार्ची चली जाए, मतलब वो राजा का नियम नहीं चाहते थे। 1815 के बाद गिउसेप्पे माज़िनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, वो कंस्पायर करने लगे, प्लान्स बनाने लगे कि भाई कैसे इटली में तानाशाही को, मोनार्ची को हटा दिया जाए। फिर हमने पढ़ा कि सोशलिज्म कैसे आया यूरोप में। तो अब सोशलिस्ट कह रहे थे, सबसे पहले सोशलिस्ट ने कहा कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। फिर कार्ल मार्क्स जैसे और आए, उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब वो सोसाइटी जो लेबर चलाए, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। मतलब चैप्टर में आप पढ़ोगे कि यूरोप में सोशलिज्म, सामाजिक बदलाव आया कैसे। पहले जहाँ पे खाली तानाशाह, मतलब राजाशाही चलती थी, मोनार्ची चलती थी, मतलब राजा का कानून चलता था, उस पर से कानून लोगों के हाथ में कैसे आया, ये सब पढ़ोगे आप आने वाले लेक्चर्स में। विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। Do read the chapter from page 25 to 28 and write each and every point जो भी मैंने टिक करी आज के लेक्चर में। I just ticked very important points, just write them properly, and this is me, Rishika ma'am, requesting you not to skip a single point, write each and every point properly. Read the chapter up to page 28 and WhatsApp me the entire thing. Thank you.